नमस्कार, द लेंस के साथ मैं हूं मुकेश शर्मा। इस हफ्ते भारत में गणतंत्र दिवस की धूम है। संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और चर्चा हो रही है भारत के गणतंत्र के रूप में इस यात्रा की। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया था। उसके 75 वर्ष पूरे होने पर नवंबर में भारतीय संसद में एक लंबी बहस भी हुई, जिस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ी एक टिप्पणी विवाद का विषय बनी थी। अब संविधान लागू हुए 75 साल हो चुके हैं। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान, जिसमें नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक प्रावधान शामिल हैं। इस पूरी यात्रा में संविधान में 100 से अधिक बार संशोधन भी हुए हैं। संविधान के अलग अलग प्रावधान देश में समय समय पर चर्चा का विषय बनते रहे हैं। इसमें हाल के समय का एक अहम पड़ाव दरअसल पिछले साल हुआ आम चुनाव भी है, जहां संविधान में परिवर्तन से लेकर उसे खत्म करने तक की बात एक चुनावी मुद्दे के तौर पर उठी और कई विश्लेषकों ने माना कि भारतीय जनता पार्टी को उस मुद्दे के चलते अकेले दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका। तो अब जबकि देश भर में संविधान लागू होने के 75 वर्ष पर कार्यक्रम हो रहे हैं, हम भी समझने की कोशिश करेंगे देश के विकास में संविधान की भूमिका की, सामाजिक न्याय, शिक्षा, जागरूकता, आर्थिक विकास, धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे विषयों की, साथ ही आने वाले समय में टेक्नोलॉजी में हो रहे विकास के चलते होने वाली चुनौतियों की भी। इन विषयों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर और दलित विषयों पर लगातार लिखने वाली डॉक्टर अदिति नारायणी पासवान। साथ ही मेरे साथ जुड़े हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर और अम्बेडकरवादी विचारक प्रोफेसर रविकांत, साथ ही लोक सत्ता के संपादक गिरीश कुबेर जी। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहला जो कमेंट है वो मैं आपसे अदिति स्टूडियो से शुरू करना चाहता हूं। जो संविधान बना उसे एक बहुत ही प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट के तौर पे देखा गया और आज तक उसे एक बहुत ही अहम पड़ाव के रूप में भारत की इस पूरी जर्नी में देखा जाता है। इन 75 सालों में जब से ये संविधान लागू हुआ है, अपनाया गया है, सबसे बड़ी चीज़ क्या हासिल हुई है इसके ज़रिए आपकी नज़र में? जैसा कि आपने कहा कि संविधान एक प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट है। प्रोग्रेसिव के साथ वो एक एवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट भी है, जो हर स्टेज, हर डेकेड में एक सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप को समझते हुए, उसके मैट्रिक्स को समझते हुए अपने आप को इवॉल्व किया है। तो हम सब के लिए संविधान हमारा बिलीफ है, हमारा फेथ है वो। और जैसे बाबा साहेब भी, अगर आप बाबा साहेब की हर मूर्ति को देखेंगे तो उनके हाथ में हमेशा एक संविधान रहा है जी। तो हमारे लिए संविधान का मतलब है हमारी आइडेंटिटी, हमारी अपॉर्चुनिटीज़, और संविधान ने हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी है, पर अश्योर क्या है कि उस अपॉर्चुनिटीज़ में इक्वालिटी हो, इंक्लूसिविटी हो। तो हम सब के लिए संविधान का मतलब है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, हम सब के लिए संविधान का मतलब है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। संविधान हम सब के लिए रिजर्वेशन है, जिसके कारण आज सभी जितने भी बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड या इकोनॉमिक सोशली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, उन सब की आवाज़ को हम सुन पा रहे हैं। ये अहम बातें आपने की। इस पे वापस मैं लौटता हूँ। एक बार पहले गिरीश जी के पास चलते हैं। गिरीश जी, यही सवाल मेरा आपसे है। मैं सबसे दरअसल ये पहला कमेंट के तौर पे जानना चाहता हूँ, पिछले 75 साल जो संविधान की इस यात्रा को अगर देखते हैं तो सबसे अहम हासिल क्या है इसका? ये एक सिंपल, एक आसान सी बात में ये सब वी कैन समराइज दिस। आज जो कुछ हम लोग बात कर रहे हैं, दैट्स थैंक्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन पर से अगर भारत की संस्कृति का इतिहास आप देखेंगे तो इसमें हीरो वर्शिप बहुत ज़्यादा था। राजा महाराजाओं का जो कुछ उनका महत्व था वो था, तो उसको डेमोक्रेसी की तरफ, और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड फंक्शनल डेमोक्रेसी वो एस्टेब्लिश करने के लिए जो कुछ हुआ है वो सब कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं होती तो उसके पहले का जो भारत था, ब्रिटिश आने से पहले वाला, और आज के भारत में कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहता। जी प्रोफेसर रविकांत, 75 साल का सबसे बड़ा हासिल आपके हिसाब से? देखिए, ग्रेनविल ऑस्टन ने भारत के संविधान के बारे में जो लिखा है, मैं वहीं से शुरू करता हूं। ऑस्टन कहते हैं कि भारत का संविधान सामाजिक न्याय का एक दस्तावेज है, और इस लिहाज से अगर आप देखें तो भारत की उन करोड़ों दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, वंचितों के लिए संविधान मनुष्य बनाता है और उनको नागरिक अधिकार देता है। जीवन की गरिमा सबसे ज्यादा हासिल हुई है इन 75 सालों में। और मैं समझता हूं कि जो डेमोक्रेसी है, बाबा साहब अम्बेडकर का एक कथन मुझे याद आता है, जब उन्होंने कहा था
कि हमने रानियों की नसबंदी कर दी। राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा बल्कि मतपेटी से पैदा होगा। तो इन 75 सालों में जिस तरह से डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट हुआ है उसमें ये स्पष्ट तौर पर दिखता है कि दलितों की भागीदारी हो, पिछड़ों की भागीदारी हो, महिलाओं की भागीदारी हो, ये बढ़ी है और उनके अधिकार समुन्नत हुए हैं, उनमें चेतना पैदा हुई है। और जो देश तमाम कर्मकांडों, धर्म ग्रंथों के आधार पर चल रहा था, वो समाज आज एक संविधान की उस किताब के आधार पर चल रहा है जिसमें समानता है, न्याय है, बंधुत्व है और मनुष्यता है। मैं वापस अदिति जी आपके पास आता हूँ। अदिति जी, आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया, इवोल्यूशन की बात की, साथ ही किस तरह से आरक्षण उसके अंदर आकर के जुड़ा, जो एक अहम पहलू साबित हुआ। डॉक्टर अंबेडकर इसको एक सोशल रिफॉर्म का भी एक ज़रिया मानते थे, सोशल जस्टिस का एक टूल मानते थे जिसके ज़रिए ये होगा। तो संविधान की मूल अवधारणा वहाँ से शुरू होती है, बीच में आरक्षण आता है जहाँ से और उसको सशक्त किया जाता है। आज के समय में जबकि आरक्षण को लेकर के एक इकोनॉमिक बेस्ड आरक्षण की भी बात हो रही है, एक जो दलितों का वर्ग है उसके अंदर भी वंचितों की और अधिक वंचितों की भी बात हो रही है, तो आरक्षण की वो अवधारणा भी और ज़्यादा लेयर्ड रूप में उसके ऊपर चर्चा हो रही है। तो ऐसे समय में क्या जो सोशल इनइक्वालिटी का पहलू है उसको ये संविधान एड्रेस कर पाया है या इसमें और रिफॉर्म होने की ज़रूरत है अभी? जहाँ तक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात है जो आपने कही, तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि EWS आया, क्योंकि अब उससे वो मेरा स्टिग्मा हट गया है टू प्रूव वेदर आई एम मेरिटोरियस और नॉट। क्योंकि अगर आप आम लोगों से बात करें, आप जब भी जाएं तो लोग हमेशा आपसे पूछे वो कोटा से हो, मतलब 90% में नहीं, तुम्हारा 70% में हो गया। तो अब EWS में जो सवाल पूछने वाले थे वो भी आ गए हैं, तो अब वो मुझे बार बार उस मेरिट के स्ट्रगल से मैं बाहर आ गई। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि EWS आ गया ऑन अ लाइटर नोट। पर EWS बहुत अच्छा है क्योंकि ऐसे बहुत सारे समाज के लोग हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। और देखिए, मेरिट का हमेशा से मतलब रहा है, एक डीकंस्ट्रक्ट किया जाए कि एक्सेस टू रिसोर्स, आपको रिसोर्स का कितना वो रहा है। एक है कि दलितों का ऑफ कोर्स इट इज़ टू एड्रेस द जो आपके साथ इनजस्टिसेस हुए हैं, वो एक आपका चलता आ रहा है। दूसरी तरफ जिनको रिसोर्सेज की कमी है, एक्सेसिबिलिटी नहीं अच्छी स्कूल्स की, उन तक भी आपको पहुंचना चाहिए, क्योंकि संविधान शिक्षा पे भी उतना ही इम्पोर्टेंस ले करता है जितना सोशल जस्टिस पे। एंड एजुकेशन इज़ गारंटीड टू एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। सेकेंड, आप सब क्लासिफिकेशन और सब कैटेगराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर सब क्लासिफिकेशन होता है तो ये एक फर्दर जो दलित डिस्कोर्सेस को वीकन करेगा। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ डेकेड्स में ही दलितों का कंट्रीब्यूशन, एक दलितों को एक नेशनल डिस्कोर्स में जगह मिली है। अब उसमें भी आप सब क्लासिफिकेशन ले आएंगे कि बिहार का दुसाद ये करेगा, यूपी का जाटव ये करेगा, तो आपस में वो एक फिर इंट्रा स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। तो एक जो बड़ा हमारा लाइफ में एक जो बड़ा हमारा मुद्दा है कि हमें इकोनॉमिक पैरिटी चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए, उस मुद्दे पे, उस लेवल, उस स्टेज पे पहुंचने में हमें वक्त लगेगा। तो सब क्लासिफिकेशन मेरे हिसाब से विदाउट प्रॉपर एंथ्रोपोलॉजिकल, विदाउट प्रॉपर सोशियोलॉजिकल, बिना डेटा के इम्प्लीमेंट आप नहीं कर सकते हैं। और आप उसको किस लेवल पे भी करेंगे, क्योंकि जब संविधान ने आपको ये प्रोविज़न दिया था कि SC और ST का कैटेगराइज कोटा इज़ नॉट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, तो क्या आप इकोनॉमिक बेसिस पे सब कैटेगराइजेशन लाएंगे? तो वो एक बहुत, क्योंकि वो हमें पैरामीटर्स भी डिसाइड करने होंगे कि ये जो वर्नेबिलिटी इंडेक्स है या मार्जिनाइजेशन इंडेक्स है, उनके पैरामीटर्स क्या हैं जिनकी बेसिस पे आप सब कैटेगराइजेशन लाएंगे। जी, एक बार प्रोफेसर रविकांत जी के पास चलते हैं। प्रोफेसर रविकांत, एक जो बात की जाती है, अभी हम चूँकि अब आरक्षण के विषय पर बात कर रहे हैं और किस तरह से सामाजिक न्याय की चर्चा हो रही है उस पर बात कर रहे हैं, तो जब आरक्षण की बात होती है तो ये कहा जाता है कि जब कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है तो वो एक तरफ तो पावरफुल करता है, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी आवाज़ को मजबूत करता है, पर दूसरी ही तरफ वो फिर जो कास्ट की आइडेंटिटी है उसको अंडरलाइन भी करता है, जो हो सकता है बाद में भेदभाव का कारक बने। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मुझे लगता है कि जब इस देश में जातियां हैं तो जाति की राजनीति भी होगी और जाति की चेतना और जाति की अस्मिता की भी बात होगी। इससे जब तक जातियां खत्म नहीं हो जाती तब तक हम इसको इनकार करते हैं, मुझे लगता है कि ये कतई उचित नहीं है। जहां तक बात रिजर्वेशन की है, तो रिजर्वेशन कोई खैरात नहीं है और ना ही
वो गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है। उसके पीछे जो दो मूल कारण थे शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ापन के, एक तो ईडब्ल्यूएस ला करके संविधान के खिलाफ काम किया गया है, और दूसरा मुझे लगता है कि जो क्लासिफिकेशन का मामला है, वर्गीकरण का मामला है, वो भी कहीं ना कहीं प्रश्नांकित होता है। रही बात आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की, तो मैं समझता हूं कि ये डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट है, और इस देश की आप खासियत कहें या बुराई कहें, चूंकि जातियां संगठित हैं और उस तरह से वो कई बार ये लगता है कि जैसे मजदूरों का संगठन नहीं होता है, वैसे ही जातियों का एक संगठन, या इसको बृहत स्तर पर आप परिवार भी कह सकते हैं, तो वो मिला हुआ है। और मानवर कांशीराम जी ने जातियों के भीतर चेतना पैदा करके, उनके अपने आइकॉन्स पैदा करके, उनके भीतर सम्मान और स्वाभिमान पैदा करके जो आपस में एक बहुजन एकता बनाने की कोशिश की थी, वो असल में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था का ही वो बड़ा महत्वपूर्ण कारण था और बड़ा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था। लेकिन उसके बाद जो अटैक हुआ हिंदुत्व का, उसने उन जातियों की अस्मिता को खत्म करके, वो चाहते तो यही हैं लेकिन जातिवाद को बरकरार रखना चाहते हैं, वो ब्राह्मणवाद को बरकरार रखना चाहते हैं, तो जाति की आइडेंटिटी तो रहेगी। सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि में जातिगत समुदाय है, सामाजिक पिछड़ापन है, तो ऑब्वियस है या तो खत्म करने की कोशिश हो जी, तब तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये जातियों की राजनीति और जातियों की अस्मिता वो रहेगी, और तब तक रहेगी जब तक जातियां वो समर्थ होकर के और अपने असर्शन में कामयाब ना हो जाए। ठीक है, गिरीश जी के पास चलते हैं। गिरीश जी, जो जातियों की बात है और जातियों की राजनीति है, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ा है पिछले समय में, वो और सशक्त हुआ है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन बढ़ने से जो उनके जो मुद्दे हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे जाकर के उनका सोल्यूशन खोजने की कोशिश होनी चाहिए, उस रास्ते में आपने कितनी प्रगति देखी है इस समय में? मुझे नहीं लगता कि वहां उस रास्ते से ज्यादा कुछ हो रहा है, क्योंकि एक तो एस्टेब्लिशमेंट है, इट्स ट्राइंग टू अप्रोप्रिएट द दलित लीडरशिप। तो उनके लिए वो बहुत बड़ी आसान चीज है, और वो होता दिखता है। महाराष्ट्र की बात करें, नेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, नंबर एक। नंबर दो, और जो दूसरे जो दो नए चैलेंजेस हुए ना, दैट इज वन जिसका जिक्र पहले किया गया, ईडब्ल्यूएस का। और क्योंकि एक बड़ा समुदाय ऐसा मानता है कि ईडब्ल्यूएस इज द नेचुरल थिंग, वो ज्यादा होना चाहिए, ना कि जाति के ऊपर। और तीसरी चीज वो जो अभी मैंने महाराष्ट्र के इलेक्शन में देखी, सभी वो जो चुनाव का जो नतीजा आया है, सब वो लाडली बहना वगैरह वगैरह की बात कर रहे हैं, पर उसमें एक अहम चीज थी, वो बहुत सारे नेशनल मीडिया ने मिस कर दी, वो था सब क्लासिफिकेशन। उसकी वजह से जो कुछ पॉलिटिकल एटमोस्फियर था वो पूरी तरह से बदल हुआ उसमें, बिकॉज ऑफ द सब क्लासिफिकेशन, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज बीइंग इग्नोर्ड। सो वो जो एक्चुअली जो सोशली होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, वो पॉलिटिकली उनको अप्रोप्रिएट तो करो या उनको न्यूट्रलाइज करो, वो पूरी इस तरह से राजनीति होती दिख रही है, एंड दैट्स वेरी डेंजरस आई फील। गिरीश जी, इसी में मैं जो कुल मिला के आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स की बात होती है, एक पहचान, संविधान जब आपको प्रोटेक्शन देता है, तो जो मैं कह रहा था कि आपकी पहचान मजबूत भी होती है, एट द सेम टाइम जब वो आइडेंटिटी बहुत अलग अलग हिस्सों में बट जाती है, तो हो सकता है कई बार जो ग्रेटर कॉज हो वो दूसरी चीज़ों में छिप जाते हैं। अब जैसे हिंदुत्व की आइडेंटिटी हो सकती है, महिलाओं का एक वर्गीकरण हो सकता है जिसमें बाकी सब चीज़ें छुप जाती हैं, महिलाओं को मिलने वाला बेनिफिट एक चीज़ हो सकती है। तो जो संविधान की अवधारणा में अलग अलग लोगों को फ़ायदा देने की कोशिश है, क्या वो जो राजनीतिक दल हैं वो उसको दूसरी तरह से अब अपने हित में इस्तेमाल करने लगे हैं? करेक्ट, वैसा ही हो रहा है। और उसमें ये जो जाति वगैरह की वो दूर करने की बात करने वाले हैं, मैं एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि अगर वो सचमुच इक्वेलिटी की बात होती ना, वो एक्सेप्ट करने में आसान था, लेकिन उनको वो रिलीजन खड़ा करके, बिकॉज वो कास्ट इशू की वजह से जो एक पॉलिटिकल चैलेंज हुआ है, उसको पूरी तरह से ढकने के लिए वो रिलीजन लाया गया है। अभी रिलीजन में भी अगर उनको वो दिक्कतें आने लगी तो और दूसरा कुछ करना पड़ रहा है। तो ये मुझे
चैलेंज लगता है। और वो अनफॉर्चुनेटली आई डोंट सी दलित लीडरशिप रियलाइजिंग दिस चैलेंज। जी, मैं अदिति जी आपके पास आना चाहता हूँ। इसका जो एक पहलू था कि अगेन बार इस पे आ रही है कि जो आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जा रहा है, या जो आरक्षण में सब क्लासिफिकेशन हो रहा है, या जो जिस तरीके से बना है, वो शायद उसकी मूल भावना और जिस तरीके से बाकी लोगों को उसका प्रभाव मिलना चाहिए उससे इतर ले जाएगा इसको। देखिए, इकोनॉमिक लेवल पे जब आपको रिजर्वेशन ही नहीं मिला तो इकोनॉमिक लेवल पे आप रिजर्वेशन हटा नहीं सकते, क्योंकि अब हमारी लड़ाई इकोनॉमिक पैर इक्वालिटी के लिए नहीं है कि अगर आपके पास होंडा सिटी तो मेरे पास होंडा सिटी हो। हमारी लड़ाई, हमारा स्ट्रगल लाइफ में हमारे डिग्निटी के लिए है। अगर ऐसा होता तो आज भी एक आईपीएस ऑफिसर को घोड़ी पे चढ़ने के लिए, राजस्थान की बात है, आज भी पुलिस सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज भी जब हमारे देश में रेप होता है तो रेप एक सोशल टूल की तरह हमेशा इस्तेमाल होता है, एक पावर रिलेशन को एग्जर्ट करने के लिए। वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए होता है। तो इकोनॉमिक पैरामीटर कभी रिजर्वेशन का था ही नहीं। जब आप शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो आप उस पैरामीटर को रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट आप नहीं ला सकते, क्योंकि उनके मुद्दे अलग हैं। एक शेष समाज की महिला का मुद्दा, एक दलित समाज की महिला का मुद्दा अलग है। एक शेष समाज के पुरुष का और एक दलित पुरुष का मुद्दा अलग है। दोनों शायद इकोनॉमिक पायदान पे, पॉलिटिकल पायदान पे एक होंगे, पर फिर भी दोनों की जो आइडेंटिटी को लेके एक जेनरेशनल ट्रॉमा जो होता है, जो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, आज ये कहने को कि मैं इस समाज से आती हूँ, वो आज भी हमारे समाज के लोगों में नहीं आया है। वो वक्त लगेगा, और जब तक उस आप डिग्निटी के साथ उस इंसान को एक पोजीशन नहीं देंगे, डिग्निफाइड पोजीशन अपनी लाइफ में, मुझे नहीं लगता कि आप रिजर्वेशन का जो भी एक अल्टीमेट गोल था वो फुलफिल हो पाया है। ठीक है, आरक्षण से निकाल के बाकी जो संविधान के अन्य पहलू हैं, अगर उनकी तरफ चलते हैं, गिरीश जी के पास में चलना चाहूँगा। गिरीश जी, जो संविधान में 100 से अधिक परिवर्तन हमने पिछले 75 वर्षों में देखे हैं, तो जो ये संविधान के संशोधन हैं, ये कई बार लोगों ने आरोप लगाया कि इसे पॉलिटिकल टूल के तौर भी कई मौक़ों पे यूज़ किया गया है। तो क्या ये दरअसल संविधान की मूल भावना को धीरे धीरे डाइल्यूट किया है, या समय के हिसाब से बदला है, क्योंकि समय की ज़रूरत होती है, जिस तरह से दौर बदलते हैं उस तरीके से चीज़ों में नयापन लाने के लिए, या जैसा अदिति ने पहले कहा था इवोल्यूशन होता रहता है, या फिर ये टूल के तौर पे अधिकतर समय अपनी किसी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए हुआ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसे इट्स नॉट लाइक रिलीजियस डॉक्यूमेंट, ऐसे कोई धर्म ग्रंथ की तरफ उस नजरिए से देखना मुझे अच्छा, ये इवॉल्व होने वाला डॉक्यूमेंट है, जैसा आदित्य जी ने कहा। तो वैसे अगर चेंजेस करने हैं तो काल, लाइक फॉर एग्जांपल सेक्युलर, ये तो बाद में डाला गया है ना, तो ये तो पॉलिटिकल एंगल से देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। होना चाहिए एज टाइम, जो प्रोग्रेस ऐसी होती है उसके साथ जो सोशल चेंजेस होने चाहिए। तो 100 बार हुआ तो यानी कुछ गलती की उन लोगों ने और हमने किया तो क्या। आई थिंक दिस इज वेरी इलॉजिकल आर्गुमेंट। जो कुछ सोशल चेंजेस के लिए, जो कुछ भले के लिए होगा, वो होना ही चाहिए। इस नजरिए से देखना अच्छा नहीं रहेगा। और वो जो अभी लोकसभा चुनाव में जो हुआ, वो उसका ही नतीजा था। तो जो आरोप हो रहे थे और उसका जो बचाव किया जा रहा था, वो उसमें अगर देखा जाए तो यही आर्गुमेंट हो रहा था। वो तो उन्होंने तो 100 बार किया, हमारे ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए। दिस इज नॉट द वे एक्चुअली टू लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोफेसर रविकांत, सोशल मीडिया का जब से इस्तेमाल हम लोगों ने देखा है, थोड़ा सा एक तरह से ये सबको एक हक भी देता है, सबको एक जगह देता है अपनी बात रखने की, लेकिन एट द सेम टाइम किसी को कुछ भी बोलने की इजाज़त भी देता है। तो ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सोशल मीडिया कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये इसको मजबूत कर रहा है या चैलेंज कर रहा है? अब देखिए, मुझे लगता है कि दोनों ही चीजें हैं। हमारा संविधान सबको बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन उसमें कुछ पाबंदियां भी हैं कि आपको क्या बोलना है और कितना बोलना है। लेकिन जो सोशल मीडिया है, उस पर अक्सर हम लोग देखते हैं कि कई बार लोग उन पाबंदियों का ख्याल नहीं रखते हैं, और उस वजह से देखा होगा कि वो एक नहीं, दो नहीं, सब तरफ से लगभग एक दो आपको इस तरह के एलिमेंट मिलेंगे कि जो भड़काऊ बातें लिखते हैं। और इसमें जो फेक न्यूज़ आ रही है कि कर कोई और रहा है, उसका मकसद कुछ और है, तो उसने निश्चित रूप से समाज में
एक एग्रेशन भी पैदा किया है, एक वितंडा भी पैदा किया है, तो थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोगों को जहां अवसर नहीं मिलता था, वो अवसर मिला है। मसलन मैं अगर आपसे अगर एक उदाहरण दूं, बिल्कुल ताजा, कुंभ में एक बंजारिन मोनालिसा, वो शायद कभी उस तरह से फेमस नहीं हो पाती, लेकिन उसके सौंदर्य को लेकर के, उसकी बातचीत को लेकर के जितने सारे सोशल मीडिया पर वीडियो आए, वो रातों रात बहुत लोकप्रिय हो गई। तो उस जो बंजारा समाज से है, उसको कभी ये अवसर नहीं मिल सकता था, लेकिन सोशल मीडिया ने उसे ये दिया। लेकिन मैंने कहा कि उसकी दिक्कत क्या है कि कई बार वो फेक न्यूज के जरिए भड़काने के लिए, सबके लिए भी हो रहा है। तो अगर लोगों के भीतर ही अगर उस तरह का अनुशासन हो कि हमें क्या करना है, और उन कानून के तहत बंधे हो, कानून भी है लेकिन बहुत सारे मिसयूज भी होते हैं। तो मुझे लगता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सोशल मीडिया, ये दोनों ही चीजें वो उसको लोगों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी साबित हो रही हैं, लेकिन कई बार वो चुनौतियां भी पैदा कर रही हैं इस तरह की कि जो फेक न्यूज वगैरह है उसके लिए। जी अदिति जी, एक तो है संविधान की मूल भावना, और दूसरा है उसे ज़मीनी स्तर पे उतारना। तो ये इसमें सब लोग कहते हैं कि एक बहुत अंतर दिखाई पड़ता है। वो अंतर आपको लगता है कि धीरे धीरे कुछ कम हो रहा है, या अभी भी वो अंतर उसी तरह जो ज़मीनी स्तर पे चीज़ों को उतारने की, और वो सिर्फ जातिगत स्तर पे नहीं, चाहे वो महिलाओं के स्तर पे हो, चाहे वो युवाओं के स्तर पे हो, चाहे वो राइट्स और ड्यूटीज़ की बात हो, उसमें कहीं कोई अभी गैप है? बहुत गैप है। आपको मैं लास्ट ईयर ग्रेटर नोएडा के पास 2 प्रोजेक्ट्स के लिए गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना। तो वहाँ पे हमें सरकारी स्कूल्स में जाके पता करना था कि बेटी बचाओ का इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है, राइट टू एजुकेशन क्या है, महिलाओं को और क्या। आज भी महिलाओं को बहुत दुख की बात है कि ग्रेटर नोएडा जैसे जो नेशनल कैपिटल इस देश की दिल्ली से सिर्फ मेरे ख्याल से 30 किलोमीटर की दूरी पे है, लोगों को नहीं पता। तो संविधान का मतलब जो हम लोग शायद इस यहाँ कोर्ट रूम में जो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, वो ग्राउंड पे जाते जाते उसका मतलब बहुत अलग हो जाता है। एक संविधान का मतलब, जैसे मैंने आपको कहा, राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइफ शायद दलित के लिए, शायद मेरे लिए होगा, पर जब आप किसी दलित समुदाय से आप बात करोगे ग्राउंड लेवल पे, संविधान इज इक्वल टू रिजर्वेशन। अगर आप किसी महिला से जाके बात करोगे तो उनके लिए भी महिला का मतलब है कि अभी पंचायती राज में उनको रिजर्वेशन मिल गया है। तो अभी भी ग्राउंड लेवल पे हर भी कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, इन सब के बारे में लोगों को कम पता है। और वो कुछ ना, आपको मैं कहूँ कि कुछ शब्दों को पकड़ते हैं, जो आपका एक प्रॉपर लेक्सिकॉन हो गया या कुछ डिक्टम हो गया जो चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, लोग उसको पकड़ते हैं और उससे वो समझते हैं। तो मुझे तो लगता है कि सोशल मीडिया को हमें इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि संविधान के हर पहलू के बारे में, चाहे वो सेक्युलरिज्म हो, डेमोक्रेसी हो, रिपब्लिक हो, जिससे आपको वोट के बारे में पता चले, वो शुरू हो और वो हर स्तर पे, हर पेरिफेरी में जितने लोग हैं उन तक जाए। जी गिरीश जी, इसी संविधान में जो के तहत संविधान के जो रक्षक हैं वो न्यायपालिका को उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी माना जाता है। न्यायपालिका क्या संविधान को प्रोटेक्ट करने में उसकी मूल भावना के अनुरूप चुनौती, मतलब उसकी आलोचना भी होती है, हाल के समय में शायद थोड़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि जब पड़ोसी देशों के कॉन्टेक्स्ट में लोग देखते हैं तो शायद इसको ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट में रख के कहते हैं कि नहीं, काफ़ी बेहतर ढंग से फिर भी चल ही रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, वो ये तो ट्रेडिशनल सवाल हो गया, ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। जर्नलिस्ट की हिसाब से देखें तो खाली जगह बहुत दिखती है। तो डेफिनेटली वी कैन टेक प्राइड इन वो हाउ पाकिस्तान से हम कैसे अच्छे, बांग्लादेश से कैसे अच्छे, वो बात तो ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के ऊपर चलने वाले देश है, उनके सामने हम कहाँ हैं? वो ब्रिटेन होगा, जर्मनी होगा, वो जो डेवलप वर्ल्ड वाला है। तो बहुत सारी, आई फुल्ली एग्री, वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक स्पिरिट होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ है। हम जब न्यायपालिका की बात करते तो लोअर लेवल की न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी कई जगह पे बहुत सारा फिसलता हुआ देखा जा रहा है, लेकिन वो तो अंदर है ही ना। सो कॉन्स्टिट्यूशन इन स्पिरिट इज येट टू बी इनग्रेन इन आवर जीन। अपने खून में अभी तक वो स्पिरिट नहीं हुआ है, बिकॉज डेमोक्रेसी
इक्वल राइट्स, ये जो चीजें हैं, सेक्युलरिज्म, ये जन्म से अपने आप पैदा नहीं होती, उनको वो आपके मन में, आपके दिमाग में डालना पड़ता है। वो चाहे चाहे स्कूल हो, सोसाइटी हो और घर से हो, अगर जब तक नहीं होता वैसा, तब तक आई डोंट थिंक वी विल हैव रियल डेमोक्रेसी इन आवर सोसाइटी। तो उसकी जिम्मेदारी गिरीश जी, लेकिन ये तो जो संविधान के जितने अलग अलग जो जिम्मेदारियां हैं जिनके ऊपर, वो सबकी है, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, और हम लोग जो मीडिया के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, सभी स्तंभों पर है। तो कहाँ आपको लगता है कि मतलब सबसे ज़्यादा कमी कहीं है, या आपको लगता है कि सभी को उसी तरह, वैसे तो सही बात है सभी को काम करना ही पड़ेगा, लेकिन कोई ख़ास वर्ग जिससे आपकी अपेक्षा ज़्यादा है और उसके अनुरूप जो डिलीवरी हुई है वो कम देखते हैं आप? मीडिया। मैं सबसे ज्यादा किसी को अगर ब्लेम करना हो तो मैं मीडिया को ब्लेम करूंगा। मीडिया हैज बीन वेरी कास्टिस्ट, वेरी रेसिस्ट टू से द लीस्ट। और वो जो एक इम्पार्शियल रोल, और वो जो लाइक व्हाट यू कॉल, मराठी में जैसे कहा जाता है कि वो कौन जगह है, हु इज अवेक, वो एक अवेकनिंग का जो एक काम करने की एक जिम्मेदारी अपने ऊपर है। I don't think we are doing it. We are failing the constitution. मीडिया की जिम्मेदारी बहुत है और नहीं हो रहा है। लेकिन मीडिया के लिए ये भी तो है कि मीडिया हमेशा कहता है हम सेल्फ रेगुलेशन करेंगे। अगर कोई रेगुलेशन नहीं है, सेल्फ रेगुलेशन होना है, और वो आत्मचिंतन भी नहीं हो रहा है, तो रास्ता कैसे निकलेगा? आप चूंकि एक वरिष्ठ संपादकों में से हैं मीडिया से, तो कोई तो एक जरिया होगा जो यंगस्टर जब देखे तो सोचेगा कि फिर इसका सोल्यूशन कैसे होगा। इसके लिए मैंने बहुत सारे वो जर्नलिस्ट एसोसिएशन वगैरह होते हैं, उनकी बहुत सारी गाली खाई है। क्योंकि मेरा मानना है कि जर्नलिज्म ऑल्सो शुड बी अकाउंटेबल। व्हाई नॉट? आरटीआई के अंडर जर्नलिज्म को क्यों ना लाया जाए? आरबीआई के लिए, बैंकिंग के लिए ऑम्बुड्समैन होता है, जर्नलिज्म के लिए क्यों ना हो? ये दिस इज सेल्फ सर्विंग मैकेनिज्म है जर्नलिज्म। हम कहते रहेंगे कि हम सेल्फ रेगुलेट करेंगे, और वो जो उन्हें रेगुलेट करना चाहते हैं वो उनकी सोच अलग है, और वो जो हमें फ्रीडम दे रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं, उनका मकसद भी अलग है। दे वांट अस टू प्ले देयर कार्ड्स। तो ऐसे देखा जाए तो इट्स लाइक म्यूचुअली कन्वीनियंट गेम हम लोग खेल रहे हैं। और जिस सोसाइटी ने हमें जिम्मेदार समझना चाहिए, दे शुड होल्ड अस अकाउंटेबल, वो सोसाइटी ये नहीं कर रही। जी गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगला प्रश्न, मैं अंतिम प्रश्न लेकर के चलता हूं प्रोफेसर रविकांत जी के पास। प्रोफेसर रविकांत, जुडिशरी के रोल को लेकर हाल के समय में ख़ास तौर पे बहुत चर्चा हुई है। ऐतिहासिक रूप से भी अगर आप देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि जुडिशरी जो संविधान की मूल भावना के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी होल्ड करती है, वो उसको डिलीवर कर रही है, या किया है उसने इतने वर्षों में? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जुडिशरी ने लंबे समय तक बहुत जिम्मेदारी से काम किया है। कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन पिछले वर्षों में हम लोगों ने ये भी देखा कि खुद सुप्रीम कोर्ट के 4 जज निकल करके ये कहते हैं कि उनके ऊपर दबाव है, उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। और फिर कुछ फैसले हम लोगों ने देखे, और फैसलों के बाद उन जजेस की अपॉइंटमेंट देखे कि वो कहाँ जा रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं उस जुडिशरी पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आज जो भी संविधान का वायलेशन हो रहा है, या मीडिया का जो रोल है, या समाज में जिस तरह से दंगों की स्थिति है, या कोई भी कुछ या बुलडोजर चल रहा है, उसके कहीं ना कहीं पीछे जुडिशरी की हम कहें कि तटस्थता, या जुडिशरी जिस तरह से एक्टिव नहीं है। क्योंकि आज अगर जुडिशरी चाह ले तो कल से आपको मीडिया पर इस तरह की चर्चाएं नहीं दिखेंगी। लेकिन प्रोफेसर रविकांत, एक चीज़ मैं ज़रूर इसमें, सॉरी आपको रोकना चाहता हूँ। प्रोफेसर रविकांत, एक बात बताइए, ये क्या इसलिए अधिक नहीं है क्योंकि समाचार के स्रोत ज़्यादा हैं, हम लोग ज़्यादा चीज़ें देख पा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि इससे पहले जो जुडिशरी से निकले लोग थे वो गवर्नर नहीं बनाए गए, या उनको पद नहीं दिए गए? आपने, मुझे मालूम है आपने शुरू में ये कहा कि ये हुआ पहले भी है, लेकिन इसकी चर्चा अब ज़्यादा हो रही है क्योंकि एक तो ये कि हमारी हाल की याददाश्त का हिस्सा है, शायद इसलिए हम ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। तो ये हुआ तो ऐसा लगता है कि अगर इतिहास को देखेंगे तो कंसिस्टेंटली ये चीज़ें दिखाई पड़ी हैं, चाहे राज किसी का भी रहा हो। हाँ, और पहले भी क्रिटिसिज्म हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ है।
और जब हम जिस समय में मौजूद हैं तो हम उस समय के इस तरह की स्थितियों का क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन अब बहुत सारी चीजें आपको सीधे तौर पर, और खुद सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आकर के इस बात को कह रहे हैं, मैंने उन्हीं के संदर्भ से ये बात कही है। और फिर आपने कुछ फैसले भी देखे होंगे, या एक जमाना था जब सो मोटो लिया जाता था, अभी कोई उस तरह की चीजें हमको नहीं दिखाई पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस महोदय व्याख्यान बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन जब वो जजमेंट करते हैं तो वो चीजें नहीं दिखाई पड़ती है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं बहुत सारी आशंकाएं हैं, सवाल हैं, और मैं समझता हूं कि आज जो मीडिया का रोल है वो सेल्फ रेगुलेशन करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे ले कि इस तरह की खबरें नहीं दिखाई जाएंगी कि 2000 के नोट में वो चिप लगा हुआ है, ये सब बकवास खबरें वो खत्म हो जाएंगी अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे ले। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में वो सक्रियता नहीं दिखाई पड़ रही है जिसकी उम्मीद है और जो संविधान उससे अपेक्षा करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या जो जुडिशरी है वो संविधान की व्याख्याता भी है और संविधान की रक्षक भी है। उस कार्यपालिका का तो वो अब उसके अपने हिसाब से चलता है। सरकारें, सत्ताएं तो अपने हिसाब से चलती हैं क्योंकि उनको सत्ता में रहना है, लेकिन इसी देश में कुछ सत्ताएं ऐसी भी रही हैं जिन्होंने अगर एक्सीडेंट होते थे, एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो इस्तीफा मिला, अब कोई आपको नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये जिम्मेदारी होती थी, उन्हें लगता था कि हमारा उत्तरदायित्व है, क्योंकि हम सरकार में उस सत्ता पर काबिज होकर के वो विशेषाधिकार हासिल नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए हैं। तो वो अब आंखों में लिहाज खत्म हो गया है, वो नैतिक चरित्र आपको नहीं दिखाई पड़ते हैं, जिसकी उम्मीद सबसे ज्यादा बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी। और जो परिस्थितियां, अगर हम 25 नवंबर 1949 का बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण देखें, संविधान सभा का वो आखिरी भाषण, तो उसमें उन्होंने जो चेतावनियां दी हैं, मुझे लगता है कि वो आज सामने हैं। उन्होंने कहा था कि राजनीति में नायक पूजा नहीं होनी चाहिए, ये भक्ति में तो बहुत महत्वपूर्ण है, धर्म में तो अच्छा है कि वो मुक्ति का साधन है, लेकिन राजनीति में ये अंततः तानाशाही को पैदा करता है। ये चेतावनी थी। और आज हम जो देख रहे हैं, तो इन तमाम हालातों पर निश्चित रूप से वो तमाम संस्थाएं, आज जो संस्थाएं हैं, आप देख संवैधानिक संस्थाएं, उनकी स्थिति क्या है। आप बात कर रहे हैं कुल मिला के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी भूमिका के ऊपर। प्रोफेसर रविकांत, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम का अंतिम प्रश्न मैं अदिति जी आपसे लेना चाहता हूं। प्रश्न मेरा वही है, पहला प्रश्न जुडिशरी से जुड़ा हुआ है। आप जुडिशरी की भूमिका को इस पूरे दौर में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की, संवैधानिक जो सबके जो उनको अधिकार मिले हुए हैं उसके संरक्षण में कैसे देखा आपने इसको? देखिए, हर नागरिक को हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे बहुत भरोसा है, और जब भी उन्हें लगा है कि उनकी किसी भी राइट या ड्यूटी को थ्रेटन फील हुआ है किसी भी कारण, पॉलिटिकल एम्बियंस के कारण, किसी भी कारण, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा एक इंटरवीन किया है और एक जस्टिफाइड इंटरवीन किया है। इंटरवेंशन उनका किसी भी चीज़ पे रहा है। आप सब क्लासिफिकेशन पे भी देख लीजिए, उन्होंने ये कहा कि स्टेट्स अपना स्टडी करे और उसके बाद आप स्टेट कमीशन बनाइए जो सब क्लासिफिकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो बैठे हैं इट इज़, अगर आप उनका सोशल कॉम्पोजिशन भी देखिए तो हर समाज से हैं, महिलाएं भी हैं वहाँ पे, OBC, EBC, SC, ST सब समाज से हैं, तो एक आपका रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता कि जुडिशरी को क्वेश्चन करना, ऑफ कोर्स क्योंकि वी आर अ वेरी पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, तब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, पर मुझे पर्सनली अभी तक, मैंने जितना एक डेकेड अपना अकेडमिक का रहा है उसमें मैंने देखा है कि जुडिशरी की जितनी भी जजमेंट्स आए हैं, मोस्टली क्योंकि मेरा विमेन और शेड्यूल का स्पेसिफिक रहा है, दे हैव ऑलवेज अपलिफ्टेड द आइडिया ऑफ इक्वालिटी एंड दे हैव ऑलवेज वर्क कि आपका सशक्तिकरण का ही हो। लेकिन एक चीज़ जिसकी आलोचना हुई है वो ये तो हुआ है कि सुविधाजनक, और थोड़ा सा हाल के समय में हमने देखा है कि सुविधाजनक अप्रोच रहा है, सरकार के साथ हमेशा कन्फ्रंटेशन हो, इससे जुडिशरी बचती दिखी है हाल के समय में। जी देखिए, वो तो एक, क्योंकि अब ना पॉलिटिक्स और सोशल जो एंगल है और जुडिशरी का, वो उसका इंटरप्ले काफ़ी चेंज हो गया है, जो शायद पहले के दशक में नहीं होगा, पर अब वो इंटरप्ले काफ़ी चेंज हो रहा है। तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं लोग आना चाहते हैं, पर इसको हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जुडिशरी हो, पॉलिटिक्स हो या जितने भी सिविल सोसाइटीज़ हो, ये सब मिलके अब
एक डेवलप भारत की ओर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सबको अपना अपना रोल पता है, वो अपने उस रोल को निभा रहे हैं और उसी कंपार्टमेंट में रह के जो वो बेस्ट कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रश्न मैंने गिरीश जी से पूछा था वो आपसे भी पूछना चाहूँगा अंत में, कि जो लोकतंत्र के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, आपके हिसाब से किस स्तंभ में अभी और ज़्यादा मजबूती की और ज़्यादा प्रखर होने की संविधान के मुताबिक ज़रूरत है? मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स अब सैचुरेट हो चुका है जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन की बात है, क्योंकि वहाँ पे अब रिप्रेजेंटेशन आपका आ चुका है। मीडिया पे अभी काफ़ी चर्चा हुई थी, तो मीडिया पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पे अब ऐसे बहुत सारे पेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे मार्जिनलाइज्ड न्यूज़ रूम्स आ रहे हैं जो अब एक नैरेटिव होता है ना, मेन स्ट्रीम नैरेटिव, उसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेन स्ट्रीम क्या है। अब आप बड़े भी मीडिया हाउसेस में देखते हैं DIE, डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूजन की बात हो रही है, तो इसका ये मतलब है कि वो भी रादर देन मेन स्ट्रीमिंग वो ब्रॉड स्ट्रीम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी मेन स्ट्रीम नहीं है हमारे समाज में। आपको हर इंसान को जो भी मार्जिनलाइज या पेरिफेर आप उसको लेके आ रहे हैं, तो ये काम अब मीडिया करना शुरू कर दी है। आप इंस्टाग्राम पे पेजेस देखेंगे, आदिवासी लाइव्स मैटर, उस पेज पे आप देखेंगे कि हर आदिवासी सुरहुल जो आपका एक फेस्टिवल हो गया उसके बारे में, तो इस तरीके से एक इंक्लूजन हो रहा है और वो भी दे आर ऑल्सो फीलिंग द पार्ट, जिनको हम लोग कहते हैं ना कि वो एक आप मेन स्ट्रीम सोसाइटी को आप वो कर रहे हैं, तो दे आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इट। तो मीडिया मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो हर सेक्शन को अफेक्ट करता है। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ जो 17 साल से 21 साल के बीच में हैं, उन्हें पॉलिटिक्स, सेक्युलरिज्म, सॉवरेनिटी, रिपब्लिक, इन सब का मतलब इंस्टाग्राम से ही पता है। और इंस्टाग्राम पे वो जो पेजेस लाइक करते हैं उनसे उनका जो मेंटल फैकल्टीज डेवलप हो रहा है वो आप गॉज कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एंड विद दिस ब्रॉड स्ट्रीमिंग ऑफ ऑल मीडिया हाउसेस ये एक बहुत पॉजिटिव तरीके से जा रहा है। अदिति जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर जो संविधान लागू हुआ उसके ऊपर हमारा ये विशेष कार्यक्रम था। आपको क्या लगता है, आपकी कौन सी आकांक्षाएं हैं जो इस पूरे दौर में पूरी हुई? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी आपको लगता है कि पूरी नहीं हुई हैं, अधूरी हैं और उनके ऊपर ज़्यादा काम होना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मुकेश शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।